नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, कहने वालों ने तो भारत को डेड इकोनॉमी तक घोषित कर दिया था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस और ग्रोथ की जितनी भी तारीफ करी जाए उतनी ही कम होगी। बिकॉज 2026 का अभी तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक विटनेस करने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो सबसे पहले तो सभी की सभी G7 इकोनॉमीज को बीट नहीं बल्कि कंफर्टेबली एक बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर रही है। इसके अलावा अगर मैं इमर्जिंग मार्केट्स में बात करूं तो वहां पर भी इंडिया हैज वंस अगेन रीगेन्ड द नंबर 1 स्पॉट। बिकॉज इमर्जिंग मार्केट्स का जो ट्रैकर है जिसमें कि पिछले कई महीनों से इंडिया का जो रैंक था वो नीचे जा रहा था, वहां पर दोस्तों इंडिया हैज वंस अगेन रीगेन्ड द नंबर 1 स्पॉट। और अगर मैं एक्सटर्नली इकोनॉमी की बात करूं तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स भी हैं वो भी लगातार फिनोमिनल नंबर से बढ़ते जा रहे हैं। और ये सारी की सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारे जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन साहब, उनके द्वारा ये सारी बातों का जिक्र आज मॉर्निंग में इस आर्टिकल के माध्यम से किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, स्टेडी स्टेबल एज शी गोज इंडिया एंड द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ गल्फ कॉन्फ्लिक्ट। वैसे तो मैं इस पूरे आर्टिकल में जो भी बातें कही गई हैं सब चीज़ों के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स की ग्लिम्स यहाँ पे देना चाहता हूं। ये दोस्तों आपके सामने हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत है और नीचे आप देख सकते हैं ये हैं वो G7 इकोनॉमीज और इन सभी की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है जो कि 2026-27 को लेके नंबर्स सामने आ रहे हैं। कुछ कुछ की तो हालत बहुत ही खराब है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा और यूएसए की भी हालत यहाँ पे कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिकॉज इन सभी इकोनॉमीज की जो अपर लिमिट है जीडीपी ग्रोथ की ये केवल और केवल 2% पर ही रुकी हुई है। और इंडिया के केस में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो कि अभी तक 6.5% का आंकड़ा बताया जा रहा था, अब दोस्तों वो भी रिवाइज कर दिया है। और रिवाइज भी किसने किया है? एक तरफ गोल्डमैन सैक्स ने उसको रिवाइज किया है। उन्होंने कहा कि पहले हमने 6.5 कहा था, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि इंडिया 6.8% पे ग्रो करेगा। 2 दिन पहले ये आर्टिकल सामने आया। और उसके बाद अर्नस्ट एंड यंग, अगेन एक बहुत ही जानी मानी कंपनी, उसने भी इस चीज़ को लेकर कंफर्म किया कि इंडिया कम से कम 6.6 से लेके 6.8% पे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करने वाला है। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो इंडिया की तुलना अगर आप दुनिया की इमर्जिंग मार्केट्स के साथ करने का प्रयास करें तो दोस्तों टर्की और अर्जेंटीना का तो क्या ही कहना। टर्की की करेंसी आप जानते हैं, इन्फ्लेशन आप जानते हैं। अर्जेंटीना में भी सदियों के इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स के बावजूद भी अभी भी हैवी इन्फ्लेशन को वो लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ के साथ भी इसकी तुलना करने जाऊं तो वहाँ पर भी हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ब्राज़ील में फिस्कल प्रेशर बहुत हाई है, इन्फ्लेशन हाई है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं। साउथ अफ्रीका में बिजली जैसी चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इंडिया की कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो कंपैरेटिवली इन सभी इकोनॉमीज़ की तुलना में बहुत ही स्टेबल बना हुआ है। और अगर मैं चाइना के साथ भी कंपेयर करने जाऊं तो उसकी भी जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो मैक्स टू मैक्स 4.5 से 5% की रेंज में इस साल में हमें देखने को मिलने वाली है। और इसी के बेसिस पे आप देखिए इंडिया हैज़ वंस अगेन रीगेन्ड द टॉप स्पॉट इन दी इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर। आपके सामने है, मैं आपको पुराने महीनों का डेटा भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इस मई मंथ का डेटा देख लीजिए जिसमें कि इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, नंबर 2 पे चाइना है, उसके बाद आपको वियतनाम देखने को मिलता है और उसके बाद इस पर्टिकुलर लिस्ट में और भी कई सारी कंट्रीज हैं जो हमें देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट आज शाम को ही जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसके जस्ट थोड़े टाइम पहले एक ये वाला नंबर भी सामने आया कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो हमारा इंडेक्स है जिससे कि हम मैन्युफैक्चरिंग को मापते हैं, वहाँ पर भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और मई महीने की जो फिगर्स बताती हैं, अवर IIP इज ग्रोइंग एट 5.1% बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में
किसी प्रकार का ठहराव नहीं आया है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग ही हमारी इकोनॉमी के मोमेंटम को एक बार फिर से ड्राइव कर रही है। इन्हीं सब नंबर्स और आंकड़ों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। क्या दोस्तों यहाँ पे नंबर सामने आए हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द रीज़न कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी फिर भी रेजिलियंट रही। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? 2026 का अभी तक का जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक रहा, आई एम श्योर आपको मालूम होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसके बावजूद भी इंडिया हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली नेविगेटेड दैट एंटायर शॉक, बल्कि उस शॉक से निकलकर अब इंडिया के जो नंबर सामने आ रहे हैं वो भी इमीडिएट बेसिस पे वो वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। सबसे पहले मैं इंडिया के एमर्जिंग मार्केट रैंकिंग की बात करता हूँ। ये जो एमर्जिंग मार्केट ट्रैकर है, इस पर आप ध्यान से देखते चलिए। ये दोस्तों दिसंबर महीने की रैंकिंग है। इंडिया का रैंक कहाँ पे था? 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग 8वें स्थान पे थे और हम लोग वहां से धीरे धीरे ऊपर बढ़ने और ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे। जनवरी के महीने की रैंकिंग को देखिए, हम लोग जो है 6th नंबर पर आ चुके थे। हमारा जो स्थान था, हमारा जो स्कोर था वो 57 हो चुका था। उसके बाद फरवरी में देखिए और ऊपर चले गए, नंबर 3 पर आ गए थे, हमारा स्कोर 60 हो चुका था। मार्च में जब ये युद्ध चलना शुरू हुआ, हम लोग फिर से वापस से 6ठे स्थान पर आ गए थे। मीनवाइल चाइना नंबर 1 पे था, नंबर 1 पे था, इधर भी चाइना नंबर 2 पे था, और उसके पहले भी चाइना का रैंक ठीक ठाक ही आपको देखने मिल रहा था। अप्रैल 2026 में हमने शानदार रिकवरी विटनेस करनी शुरू करी, एंड दिस इज द टाइम जब अभी भी युद्ध चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, इंडिया जो कि नंबर 6 पे आ चुका था मार्च में, सडनली हमने 4 रैंक्स ग्रो किया और हम लोग नंबर 2 पे आ गए थे। और दोस्तों मई महीने में वी आर बैक टू नंबर 1। हमारा स्कोर सबसे ज़्यादा है, मार्जिन भी बाकियों से बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 स्थान पे चाइना है, जिसका स्कोर आपको केवल 63 देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो ट्रैकिंग होती है, इसमें कई सारे इंडिकेटर्स को नापा जाता है। ऑब्वियसली जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखी जाती है, पीएमआई देखा जाता है, इन्फ्लेशन देखा जाता है। इन सभी चीज़ों के आधार पर ये वाले नंबर्स को यहाँ पे निकाला जाता है, एंड उसी बेस पे इंडिया ने नंबर 1 रैंक को रीगेन किया है। कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट नंबर, जो जीडीपी नंबर्स का आंकड़ा है। हालांकि हमने पिछले साल के क्वार्टर 4 में ऑलमोस्ट 7.8% से ग्रो किया था। इवन टोटल अगर मैं पिछले पूरे वित्तीय वर्ष की बात करूं तो वहां पर भी इंडिया ने 7.7% से ग्रो किया था। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ और ऑयल प्राइसेस में इतनी तेजी हमें देखने को मिली, सडनली जो ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहलाए जाते हैं, ये दुनिया भर के अर्थशास्त्री कहलाए जाते हैं, इन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया और कहा कि इंडिया तो जी 6.5% पे ग्रो करेगा। लेकिन आज वही वाला गोल्डमैन सैक्स, आज वही वाला अर्नस्ट एंड यंग जो कि इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि जी नहीं, इंडिया 6.5 नहीं, अब इंडिया 6.8% पे ग्रो करेगा। ये मल्टीपल जगहों पे आपकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं, और अगर आप 1-2 हफ्ते वेट करेंगे तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा भी सेम ही बातें हैं, जिनको दोबारा से रिपीट किया जाएगा। जस्ट कंफर्म किया जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस वाकई में शानदार है और हम लोग वाकई में 6.8% पे डेफिनेटली ग्रो करने वाले हैं। इसके साथ में अगर आप और आंकड़ों को देखना चाहें, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे बहुत हेल्दी हैं। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा प्रेशर फेस कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पुराना आंकड़ा देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स में फिर से बढ़त देखने को मिली है, एंड नाउ वी आर बैक टू $673 बिलियन। उसके अलावा जीएसटी कलेक्शन का डेटा भी आप देख सकते हैं। मई का जीएसटी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1.94 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3.2% से ग्रो कर रहा था। दिस इज अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ मैपिंग द डेटा, बिकॉज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उतना सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको नंबर देखने को मिलेगा। लेकिन मई पिछले साल और इस साल में, जबकि इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतने सारे शॉक्स हमने विटनेस किए, उसके बावजूद भी जीएसटी रेवेन्यू में हमें अच्छा खासा उछाल ही देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर लूँ, ये तो लिटरली मैं ये कह
कहता हूं कि किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। हमने दोस्तों मई 2026 में जो एक्सपोर्ट्स के नंबर विटनेस किए, मैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, सर्विस सेक्टर में उतनी प्रॉब्लम इंडिया ने कभी फेस नहीं करी और शायद करेगा भी नहीं। मर्चेंडाइज सेक्टर में हमने अभी तक अपने पूरे इतिहास में कभी भी $45.2 बिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को विटनेस नहीं किया, जो कि हमने केवल और केवल मई मंथ में विटनेस कर लिया। और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% का ग्रोथ था, जो कि अभी तक कभी भी हमने नहीं देखा था। और ये तब है जब हमारे FTAs यूरोपियन यूनियन और UK के साथ साइन हो चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और USA वाली डील अभी भी पेंडिंग है। उसके बावजूद ये वाले नंबर्स को हम लोग विटनेस कर रहे हैं। मतलब कि आप कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, किसी भी इंडिकेटर के ऊपर हाथ रख लीजिए, स्टोरी वही आती है। थोड़ा सा प्रेशर हमने विटनेस किया था, लेकिन उसके बावजूद जो ओवरऑल नंबर सामने आ रहे हैं वो सरप्राइजिंग है, वो शॉकिंग है, वो एस्टॉनिशिंग नंबर्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी विटनेस कर रही है। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के साथ इतना ज़्यादा रेजिलियंस हमारी इकोनॉमी क्यों शो करती है। इसके सबसे पहले 3 से 4 कारण बनते हैं। पहला कारण तो दोस्तों जो कॉन्फ्लिक्ट था वो लिमिटेड रहा। 1 से 2 महीने के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी हद तक शांत हो गया। जो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था उसमें बहुत ही 1-1.5 महीने के बाद ही हमें सीज़ फायर की बातें सुनना शुरू हो चुकी थी। सेकेंडली, ऑयल प्राइजेस एक बार बहुत ज़्यादा बढ़े लेकिन वो फिर से गिरना शुरू हो चुके थे। आपके सामने है 27 फरवरी, जिस दिन शाम को आई थिंक ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम शुरू हुई है, उस दिन ये वाला जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो $72 के आसपास चल रहा था। एंड टुडे once again we are back to $72, मतलब कि प्री वॉर लेवल के आसपास के जो प्राइजेस हैं हम वहीं पर पहुंच चुके हैं। बीच में यस 120 पे भी चला गया था, लेकिन अभी हम लोग वापस से $72 पे आ चुके हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने ये रेजिलियंस को शोकेस किया, हमारे जितने भी नंबर्स आप देख लीजिए, फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत हेल्दी हैं, मतलब एक्सटर्नल इकोनॉमी एकदम कंट्रोल में है। टैक्स कलेक्शंस बहुत हेल्दी हैं, मतलब इंटरनल इकोनॉमी की कोई चिंता नहीं है। बैंकिंग सिस्टम बहुत स्टेबल है क्योंकि NPAs जो हैं वो बहुत काबू में है। डोमेस्टिक डिमांड बहुत रोबस्ट है, और मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज अगर आप दुनिया की टॉप 2 इकोनॉमीज की बात करें, अमेरिका और चाइना, अमेरिका की डोमेस्टिक डिमांड की तो आप पूछिए ही ना। ये उनके ही द्वारा लगाए हुए टैरिफ्स की बदौलत आज अमेरिका में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आ चुकी है। रही बात चाइना की, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो आज भी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डोमेस्टिक डिमांड वहाँ पर भी कोई ग्रो नहीं कर रही। एंड थैंक्स टू द डोमेस्टिक डिमांड इन इंडिया कि हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी शानदार ही चल रही है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि शायद बाकी कंट्रीज़ ने भी नहीं किया, कि जब इतने सारे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, इंडिया ने अपनी ऑयल स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया। हमने ये नहीं कहा हम तो जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही तेल खरीदेंगे भले कुछ भी होता रहे, लेकिन हमने क्या किया, हमने तेल को मल्टीपल सप्लायर से लेना शुरू किया। रशिया से तो पहले भी लेते थे और बढ़ाना शुरू कर दिया, अमेरिका से लेना शुरू किया, अफ्रीकन प्रोड्यूसर से लेना शुरू किया, जिससे कि हमने हमारी ऑयल परचेज वाली स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया था। दीज वर द 3-4 मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी ने इतना रेजिलियंस शोकेस किया है। आज दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है उसे रिवाइज कर रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स भी लगातार ग्रो कर रहे हैं। एमर्जिंग मार्केट में भी हम लोग पहले स्थान पर आ चुके हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।